नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपन चल इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद देने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति से भी मुलाकात करके ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर करी जाएगी पूरी बातचीत। दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट में, जहाँ पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से दे दिया अपना इस्तीफा। वहीं पर पुराना ट्वीट होने लगा वायरल। लोगों ने पूछा कि पहले कह रहे थे मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा कांग्रेस, और अब छोड़कर निकल लिए। इसी के साथ में दोस्तों चलेंगे एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर राहुल गांधी ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को भारत से जोड़कर जोरदार निशाना मोदी सरकार पर साधा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर धर्म संसद के मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है। मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने वाले जितेंद्र त्यागी को मिल गई है जमानत। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिए गए इस फैसले का सपोर्ट करते हैं कि अब वह कानूनी मदद देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें बनी हुई है, जहां पर मस्जिद में सर्वे कराने की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दोस्तों इस बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में खुलकर मुस्लिम पक्ष का सपोर्ट किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बोर्ड ने कहा कि लीगल कमेटी मुस्लिम पक्ष की हर संभव मदद करेगी। साथ ही ज्ञानवापी विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष अब राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने जा सकता है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक के बाद दोस्तों एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्हीं फैसलों में से ये एक है। आपको बता दें कि वर्चुअल मीटिंग में 45 सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने सबने साथ में मिलकर ये फैसला लिया है। दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में शामिल हुए सदस्यों ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि हालात खराब करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, चिंता का विषय है। जिसके बाद दोस्तों कोर्ट में केस का समर्थन देने की बात कही गई है। वहीं आपको बताते चले कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये पत्थर शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है। वहीं इस मामले को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि नंदी भगवान की मूर्ति के सामने मस्जिद की दीवार को तोड़कर सर्वे कराए जाने की बातें की गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर ज्ञानवापी सर्वे मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्षों को आपत्ति देने के लिए 1 दिन का समय दिया है। दोस्तों दरअसल बनारस के ज्ञानवापी सर्वे मामले को लेकर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की दीवारें तोड़कर शिवलिंग की नाप जोख कराने की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने को लेकर 2 दिन का वक्त मांगा था, और अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केवल 1 दिन का समय दिया है। इससे पहले अजय मिश्रा को दोबारा कोर्ट कमीशन में शामिल करने की अर्जी पर भी सुनवाई आज की जाने वाली है, यानी आज का दिन भी बहुत अहम है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हार्दिक पटेल ने अपना पुराना वादा कांग्रेस पार्टी से जो किया था उसको तोड़ते हुए पार्टी से अलविदा कह दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। ये लगभग 1 महीने पहले बात स्पष्ट हो गई थी, लेकिन अब जाकर औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। हार्दिक पटेल ने 2017 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको अच्छा खासा भाव दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके यहाँ तक कि हार्दिक पटेल से काफी ज्यादा चुनावी सभाएं करवाई थी। दोस्तों और ऐसे में बड़ी अपडेट ये है कि हार्दिक पटेल ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए कुछ बातें लिखी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी चुनाव हारते हारते जीत जाती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं 10 से 12 विधायक कांग्रेस पार्टी के, और यही वापस से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर फिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। एक तरीके का खेल चल रहा है पूरे 25-30 सालों से गुजरात की राजनीति में। दोस्तों इस तरीके से आरोप हार्दिक पटेल ने लगाया है। दरअसल ये आरोप कहीं ना कहीं सच भी दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 2017 के अंदर जितने नेता चुनाव जीत कर आए थे उसमें से लगभग आप समझ सकते हैं 1/3 नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। दोस्तों राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ हद तक पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, बीजेपी छोड़ देते हैं, पैसों के बल पर। दोस्तों एक तरीके की राजनीति चल रही है, और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता इसमें मिले होने का भी आरोप हार्दिक पटेल ने जो लगाया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई जरूर दिखाई देती है। लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि हार्दिक पटेल जो इससे पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ में है और आगे भी रहेंगे, विचारधारा किसी चुनावी रिजल्ट से बदल नहीं जाती है, विचारधारा हमेशा से सेम रहती है। लेकिन इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर विचारधारा रातों रात कैसे बदल गई, जो पहले उन नेताओं को गाली दिया करते थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाते थे, और अब ये हालात है कि हार्दिक पटेल खुद ही उस कैटेगरी में आ गए हैं। दोस्तों इसमें आप लोग की क्या राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। इसमें किसकी गलती है, क्या हार्दिक पटेल की गलती है, या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हार्दिक पटेल को समझाने में फेल रहा है, या फिर भाजपा के लोभ के कारण हार्दिक पटेल छोड़कर गए हैं? आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर राहुल गांधी ने संकटग्रस्त श्रीलंका से की भारत की तुलना। कहा देश के अंदर वैसे ही हालात है जैसे श्रीलंका के अंदर है, लेकिन जनता को गुमराह किया जा रहा है, और इसी तरीके का गुमराह श्रीलंका की जनता को भी किया जा रहा था। धर्म जाति के नाम पर जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं देश में, इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी इसी पैटर्न पर काम हो रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीके से डूब गई है, और जिसके
बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक पर उनके घरों पर जनता ने हमले किए हैं दोस्तों। एक तरीके से जनता में इतना आक्रोश देखने को मिला कि मार्शल लॉ तक लगाने पड़े हैं, यानी अर्थव्यवस्था के खराब हालात को लेकर राहुल गांधी ने चेतावनी भेजा है दोस्तों। एक और अपडेट की माने तो धर्म संसद में एक के बाद एक विवादित बयान के साथ साथ उन्मादी बयान देने वाले जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत मिल गई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भरा भाषण देने के मामले को लेकर जमानत दे दी है दोस्तों। आपको बता दें कि जितेंद्र नारायण त्यागी को 3 महीने के अंदर ही अंतरिम जमानत दे दी गई है और एक तरीके से कानून को लेकर ये फिर से सवाल और ज्यादा गहरा जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके के व्यक्ति जो खुले तौर पर ऐसी बातें डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील कर रहा था, दंगे करने के लिए, देश में हिंसा फैलाने की बातें कर रहा था, क्या उसको केवल 3 महीने के अंदर जमानत मिल जानी चाहिए? अपने आप में कानून को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर देता है। और एक और अपडेट की माने तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया। देश की राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है दोस्तों। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की वजह कुछ निजी कारण बताए हैं। आपको बता दें कि अनिल बैजल 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। उन्हें नजीब जंग की जगह जिम्मेदारी दी गई थी। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है, जहां पर केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर 42 वार्ड में चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें से एलडीएफ यानी राज्य की सत्ताधारी पार्टी को 24 वार्ड में जीत मिल गई है दोस्तों, जबकि उनके खिलाफ मुख्य विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन यूडीएफ को 12 सीटें मिली है, जबकि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल को मिलाकर 6 सीटें मिली है। तो भाजपा यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रही है केरल के अंदर, लेकिन अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी गठबंधन से केवल आधे सीट ले पाई है और विनिंग गठबंधन यानी एलडीएफ से केवल 1/4 सीट लेकर आई है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़ी कोशिशें जरूर कर रही है केरल के अंदर दोस्तों, लेकिन जनता बीजेपी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्य के अंदर बीजेपी की पॉलिटिक्स और विचारधारा को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर है, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर तमाम तरीके के फर्जी वीडियो फैलाए जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग का वीडियो का फोटो जबरदस्ती वायरल कराया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें हैं जिसको लेकर जब फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि ये पूरी तरीके से गलत वीडियो है दोस्तों। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग के नाम पर वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, इस तस्वीर को लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन ये ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये किसी और देश से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो कहीं दंगा न हो, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे से पहले ममता बनर्जी ने अपने पुलिस को आगाह कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को हिदायत दी है कि उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, जिससे राज्य के अंदर कोई दंगा न भड़का सके। मुख्यमंत्री मंगलवार को पश्चिम मिदनापुर जिले के प्रशासनिक बैठक कर रही थी और इस दौरान उन्होंने प्रशासन से कुछ मिठाइयां और फल उन्हें भेज देने के लिए कहा है। उन्हें पता चलना चाहिए कि हम मेहमानों को लेकर किस तरीके से देखभाल करते हैं। मोहन भागवत 4 दिनों के अपने दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं, जहां पर मिदनापुर के कोसियारी में आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने वाले हैं। भागवत 17 से लेकर 20 मई तक पश्चिम मिदनापुर के कोसियारी गांव में रहेंगे। उनका कोसियारी में शिविर लगने वाला है दोस्तों। इसको लेकर बीजेपी के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है कि स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पुलिस को हिदायत दी है, कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है क्या? क्या राज्य के अंदर दंगा भड़काने को लेकर साजिशें रचने की कोशिश की जाएगी? इस तरीके से कई सारे सवाल है। जो बड़ी अपडेट आएगी आप तक लगातार आगे पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजीव गांधी के हत्यारे के रिहाई पर कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, कहा यही है आपका आतंक का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी एजी पेरारीवलन को रिहाई देने के मामले को लेकर जो आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जाहिर किया है। केंद्र की मोदी सरकार को इसको लेकर घेरा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा तो ये एक गलत एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी को इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले दिनों के अंदर भी ये गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी बार बार मोदी सरकार से कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल करते हुए कहिए कि जमानत नहीं दी जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों केंद्र सरकार कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए यानी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए छोड़ दिया है दोस्तों, जो अपने आप में दिखाता है कि कोर्ट ने भी काफी आगे बढ़कर ये कार्रवाई की है। और कोर्ट अमूमन 142 अनुच्छेद का इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं करता है, लेकिन इस मामले में किया गया है तो अपने आप में अब ये कंट्रोवर्सी और आगे ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी। वहीं आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने कोर्ट से मांगी मथुरा के अंदर शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के जल अभिषेक की इजाजत। 1 जुलाई को सुनवाई की जाएगी दोस्तों। वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर चल रहे घमासान के बीच में मथुरा का भी मुद्दा उठाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले को भी तूल दिया जा रहा है दोस्तों। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश
कौशिक ने शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक की इजाजत के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कोर्ट ने कौशिक की याचिका स्वीकार कर ली है और 1 जुलाई को इस पर सुनवाई की जाएगी। यानी एक तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ये अपडेट आ रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अलग अलग मॉन्यूमेंट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अधिकारी का दावा कहा राजा विक्रमादित्य ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों। यानी ये जो बयान सामने आया है ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कहा है वो पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकारी रहा है दोस्तों। यानी इस तरीके के बयान एक अधिकारी लेवल पर रहे हुए व्यक्ति की तरफ से दिया जा रहा है, तो जो अपने आप में इस बात को और ज्यादा गहराता है कि कहीं ना कहीं इस साजिश के पीछे कई सारे लोग हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया दोस्तों, और बाद में इल्तुतमिश की तरफ से ऊपर के 2 स्ट्रक्चर बनाए गए और फाइनल स्ट्रक्चर बनाया गया फिरोज शाह तुगलक की तरफ से। यानी एक हिस्टोरिकल फैक्ट को फेक दावों से बदलकर उस पर राजनीति करना और उस पर दोस्तों एक तरीके से विवाद खड़ा कर देना, ऐसी एक रणनीति और एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीएमसी की सांसद नुसरत जहां का फोटो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाया गया है दोस्तों। कोलकाता के अंदर जगह जगह पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सांसद और विधायकों को अपने क्षेत्र में जनता के बीच में न जाने और गायब रहने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कई सारे सांसद और विधायकों के खिलाफ उनके क्षेत्र की जनता ने गायब रहने का पोस्टर लगा दिया था दोस्तों। और अभी अपडेट आ रही है जहां पर बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और बसीरहाट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद संसदीय क्षेत्र में अपने लापता होने के आरोप झेल रही हैं। दरअसल उनको लेकर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही ये बैनर पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि हमारी सांसद गुमशुदा है, जो भी ढूंढ कर लाएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। यानी सांसद अपने इलाके में दिखाई नहीं पड़ती हैं, जिसके बाद इस तरीके की चीजें आ रही है सामने। वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत कंटेंडर के तौर पर देख रही थी दोस्तों, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी ने जो एक मास्टर स्ट्रोक चला था जिसके तहत अजय कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को पहले जोरदार समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस नहीं कर पाई। अभी अपडेट है कि अजय कोठियाल जो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए त्याग पत्र देते हुए लिखा कि पूर्व सैनिकों और पूर्व अर्ध सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों की भावनाओं को देखते हुए मैं आज दिनांक 18 मई 2022 को आम आदमी पार्टी सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है। कुल मिलाकर ये इस्तीफा उस समय आया है जब आम आदमी पार्टी जगह जगह अपनी पार्टी का विस्तार करने की सोच रही है। यहाँ तक कि केरल के अंदर भी सरकार बनाने को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन अब झटका उससे नॉर्थ के स्टेट से ही मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। वहीं पर ज्ञानवापी मामले में पोस्ट करने वाले डीयू के प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दिया गया। प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर बंदूक और लाइसेंस की मांग की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज करने की घटना सामने आई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ केस दर्ज हो गया है दोस्तों। दिल्ली पुलिस को मंगलवार की रात को शिकायत मिली थी, जिसके बाद केस दर्ज कर दिया गया है। वहीं पर रतन लाल ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के तथाकथित दावों के बीच में एक टिप्पणी करते हुए विवादास्पद बातें कर दी, जिसके बाद आईपीसी की धारा 153A 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर इसी तेजी के साथ उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया होता जो दिल्ली के अंदर खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगवा रहे थे और इंडिया गेट के सामने लगवा रहे थे, तो उन लोगों के खिलाफ इंस्टेंटली अगर कार्रवाई की जाती तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता और केस दर्ज करने के लिए नहीं कहना पड़ता। यानी कोर्ट के सामने आने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है उस मामले को लेकर दोस्तों। और इस तरीके से रतन लाल के मामले को लेकर अचानक से कार्रवाई करने पर भी सवाल खड़े जरूर होते हैं, क्योंकि कई मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत अलर्ट दिखाई देती है और कई मामलों को लेकर बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाती है। वहीं पर कोयले के आयात में कई राज्यों ने की लापरवाही। बिजली मंत्री ने सभी राज्यों को लिखा है पत्र। आपको बता दें कि भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते दोस्तों कई दिनों पहले कोयला का संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि मोदी सरकार इस मामले को लेकर राज्य सरकारों पर ही ठीकरा फोड़ रही है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के एमएलए गणेश घोगरा ने दिया इस्तीफा। कहा सत्तारूढ़ पार्टी से होने के बाद भी हमारी पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। आपको बताते चले कि राजस्थान के सत्तारूढ़ अशोक गहलोत की सरकार को झटका लगा है। राज्य के कांग्रेस विधायक गणेश घोगर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। घोगरा ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद उनको और उनके लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। एमएलए गणेश घोगरा ने अशोक गहलोत के करीबियों को लेकर भी निशाना साधा है दोस्तों। एक और अपडेट की माने तो अध्यक्ष पद के लिए ज्यादातर कार्यकर्ता की पहली पसंद है राहुल गांधी। शशि थरूर की तरफ से ये दावा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के हाल ही में संपन्न हुए चिंतन शिविर को पार्टी में सुधार और पुनरुत्थान की कवायद करार देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा कि ज्यादातर नेताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी नेतृत्व संभाले, लेकिन
राहुल गांधी अभी ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं पर वकील अजय मिश्रा को हटाए जाने के बाद दोस्तों हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी और वापस से वकील अजय मिश्रा को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अनुमति देने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फटकार लगाते हुए कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़ते नहीं, किसानों को तंग करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फटकार लगाते हुए किसानों के एक मुश्त निपटान प्रस्ताव को स्वीकार करने और उन्हें स्वीकृति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में फटकार भी लगाई गई है और कहा गया कि बड़ी मछलियों को पकड़िए, गरीब किसानों को परेशान करके क्या ही मिलेगा। और एक और अपडेट की माने तो योगी सरकार का फैसला, नए मदरसों को अनुदान पर रोक लगा दी गई है। भड़के अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता, कहा अगर मानक पूरे हैं तो ग्रांट्स देने में क्या दिक्कत है सरकार को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फैसले के बाद अब सवाल खड़े हुए दोस्तों राज्य के अंदर मौजूदा 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। योगी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने नाराजगी जाहिर की है। उनका सवाल है कि अगर कोई मदरसा सभी मानक पूरे करते हैं तो उनको अनुदान देने में क्या दिक्कत है। योगी सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं आपको बताते चले कि पंजाब के अंदर सीएम भगवंत मान और किसान नेताओं के बीच में तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत चली है। दोस्तों मोहाली के अंदर मामला सुलझा लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब के भगवंत मान सरकार ने हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है, हमारी मांगे मान ली है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को लागू भी किया जाए। वहीं पर दोस्तों हनुमान चालीसा मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर कोर्ट का कंटेम्प्ट पिटीशन मामले को लेकर राणा दंपत्ति ने कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है। मुंबई पुलिस ने कहा था कि जमानत की सबसे बड़ी शर्त मीडिया से बात न करने की थी। इस शर्त को राणा दंपत्ति ने मानने की बजाय उसका अपमान किया है और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई दफ्तर पहुंचे बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी। कोलकाता हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को बुधवार को शाम 6 बजे तक सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद वो आए भी हैं और उनको आना इसलिए भी पड़ा है क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आदेश कोर्ट ने दिए थे तो अब उसको मानना भी पड़ेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर वरुण गांधी ने बयान देते हुए कहा कि 76 लाख सरकारी कर्मचारी अपने वृद्ध व्यवस्था में आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाली पेंशन योजना की बहाली हेतु आंदोलन की राह पर हैं। मैं इसे एक न्यायपूर्ण और मानवीय मांग मानता हूं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि अब देश के अंदर आंदोलन करने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों तमाम तरीके के बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर पेंशन का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर जनता से आंदोलन करने की मांग भी कर रहे थे वरुण गांधी। और उन्होंने ट्वीट करते हुए 76 लाख सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी ये बातें कही है कि उनका आंदोलन शुरू होने जा रहा है और आंदोलन अभी भी चल रहा है, तो उनका भी ये मानना है कि आंदोलन पूरी तरीके से मानवीय है और मैं इनकी मांगों का समर्थन भी करता हूँ। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा ओबीसी आरक्षण के साथ में होंगे चुनाव। राज्य के निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को 7 दिन में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी सुनवाई हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसमें बड़ी सफलता सरकार को मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की मांग मान ली है। ओबीसी आरक्षण की मांग को भी मान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश जारी किए हैं दोस्तों, और जो आदेश दिया है उस पर शिवराज सिंह चौहान सरकार बड़ी जीत बता रही है। वहीं आपको बता दें कि किसानों को बदनाम करने वालों को यह समझ जाना जरूरी है कि एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि पंजाब में कुल 86 लाख एकड़ में गेहूं के खेतों में से बस 2300 एकड़ यानी 0.06% में ही नाड़ जलाई जाती है। हालांकि हम खेतों में आग लगाने के समर्थक नहीं है, पर बहस में तथ्यात्मक रूप से चीजें सामने आनी चाहिए, यानी किसान एकता मोर्चा की तरफ से ट्वीट किया गया है दोस्तों। और ट्वीट करने का कारण ये है कि लगातार ये सवाल रहते हैं कि दिल्ली के अंदर पराली जलाने के कारण ही पॉल्यूशन होता है, लेकिन इस पर डाटा शेयर करते हुए कहा गया है कि केवल 0.06% इलाकों के अंदर ही नाड़ जलाई जाती है, जिसके कारण पॉल्यूशन दिल्ली में होने का मुख्य कारण बताया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।